नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप हर दिन देखते हैं कि किसी न किसी विषय पे डॉक्टर्स के साथ हम चर्चा करते हैं, आपके सवाल होते हैं या फिर जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे जो आपने सवाल भेजे हैं उससे जवाब के लिए, और इस बार हमने अपने दर्शकों से सवाल मांगे थे कि मन से या फिर मानसिक रोगों से जुड़े जो सवाल हैं वो भेजें, और इस संबंध में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो आज इस सभी सवालों के जवाब देंगे, डॉक्टर गजानंद वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर गजानंद वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा परिचय हम देते हैं कि आप मनोचिकित्सक हैं और वर्तमान में आप स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में वरिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। आप एमडी साइकेट्रिस्ट हैं। आपको मनोचिकित्सा के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव है और इससे पहले आप जयपुरिया हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। तो सर, बढ़ते हैं सवालों की तरफ जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। जो पहला सवाल है, उनका कहना है कि मेरी उम्र 16 वर्ष है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं याद करता हूँ याद रहता नहीं है, और ये समस्या उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मानसिक रूप से मैं बीमार रहने लगा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये दिलीप शर्मा है जयपुर से। देखिए, विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो समस्या है ये महत्वपूर्ण है कि भाई आज पढ़ते हो जी, तो एक बार पढ़ने में कोई चीज़ याद नहीं होती, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं कहूँगा कि जो यादाश्त का प्रोसेस होता है जो ब्रेन में समझने का या याद करने का, वो 3 पार्ट होते हैं मेमोरी के, रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज और रिट्रीवल। मतलब रजिस्ट्रेशन, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ देखते हैं या महसूस करते हैं तो हमारा जो कॉर्टेक्स है उसके थ्रू अपनी संवेदनाएं जाती है और वो स्टोर होती है अपने हिप्पोकैम्पस, और उसके बाद वो जब याद आती है तो हम उसको वापस रिट्रीवल कहते हैं जी। तो शुरू में अपन कहते हैं तीनों पार्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है जब हम कहीं खोए रहते हैं, हम विचारों में चलते रहते हैं, तो जब पढ़ते हैं हम तो हमारी मेमोरी रजिस्टर्ड ही नहीं होती। तो जब कोई चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है तो वो रिट्रीवल कहाँ से होगी, याद कहाँ से होगा। तो इसके कारण कई कारण होते हैं कि हम मान लो एंजाइटी में है, या हमने स्ट्रेस लेके पढ़ा है उसको, या हम कहीं और खोए हुए हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन खोए कहीं और है, तो हमें को जो रजिस्ट्रेशन नहीं होती मेमोरी का। दूसरा पार्ट होता है स्टोरेज का जी। रजिस्टर्ड हो गई लेकिन स्टोरेज नहीं हुआ, मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी आई थी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। तो उसके भी कई कारण होते हैं, कोई बायोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई है या ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो गया है जी। या उसमें भी कहीं मान लो लॉन्ग टर्म एंजाइटी या साइकोसिस में रहे तो वो भी एक पार्ट होता है। और रिट्रीवल मतलब याद करते टाइम आप कहीं चीज़ में खो रहे हो, 2 बातें एक साथ दिमाग में आ रही है तो प्रॉपर नहीं आ रही, तो तीनों पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुख्यतः जो स्टूडेंट्स में होती है वो यही होती है कि कहीं खोए रहते हैं, स्ट्रेस लेके ज़्यादा पढ़ते हैं, रिजल्ट को दिमाग में ज़्यादा रखते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। तो उसके लिए कि आप मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा व्यायाम करें, और परीक्षा को ऐसे लोड नहीं लें, रिजल्ट को छोड़ के हमारे वर्तमान पे ध्यान दें कि वर्तमान में हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें जी। डॉक्टर गजानंद, जैसे कि आपने बताया कि कुछ व्यायाम करना चाहिए, तो मेमोरी को इन्हांस करने के लिए किस तरह के व्यायाम किया जा सकते हैं? नॉर्मली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, किसी भी रूप में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, उसको चाहे आप अनुलोम विलोम कह लो या कपालभाति कर लो, मेन आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल आपका ब्रेन का अच्छा रहना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज ऐसी करो जिससे ब्रेन में ऑक्सीजनेशन बढ़े जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक है, इनका कहना है कि इनकी पत्नी की उम्र 62 वर्ष है, उनकी पत्नी को मधुमेह और बीपी की समस्या भी है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। सितंबर में एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कम हो गई थी, अब वो बार बार भूलने लगी हैं, दिनचर्या भी इनकी प्रभावित हो रही है। इसमें चाह रहे हैं कि कुछ उपाय बताइए। ये काफ़ी, चूँकि ये जीरियाट्रिक मतलब अधिक उम्र की समस्या है, इसलिए मैंने पिछले सवाल से अलग रखा। रमेश व्यास जी हैं भीलवाड़ा से। देखिए, बीपी और हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक बार पहले तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, कोई भी अनुचित जो डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करें, जाँच MRI या कुछ और जाँचें कराएं, वो करवाएं। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो उनके अकॉर्डिंग इलाज लें। लेकिन यादाश्त के हिसाब से अपन कहेंगे कि इस एज में जो यादाश्त की कमी होती है वो 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे डिप्रेशन होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ डिप्रेशन कॉमन है, और डिप्रेशन में एक स्यूडो डिमेंशिया हो जाता है, मतलब उनको पता तो रहता है लेकिन वो बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो उस वजह से यादाश्त कम हो जाती है। एक होता है माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब वो भूल जाती है चीज़ें, मतलब अंदर ब्रेन में की कमी की वजह से उसमें यादाश्त की कमी हो जाती है। और एक होता है डिमेंशिया का पार्ट, कि अल्जाइमर डिमेंशिया हो गया या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हो गया। तो डिमेंशिया में भी एक भूलने की आदत होती है। तो इसका जो जांच होती है साइकोलॉजी में MMSE कराते हैं, वो करा सकते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन ले सकते हैं। अगर न्यूरोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है तो साइकेट्री को दिखा के उसके लिए इलाज ले सकते हैं।
अगर डिप्रेशन है, सूडो डिमेंशिया है तो उसका इलाज चलेगा, और अगर डिमेंशिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए दवा चलेगी। तो ये इनके लिए सलाह है कि आप संपर्क करें न्यूरोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट से। जी। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं कुछ न बैठ के कुछ सुडोकू, लूडो ये सब भी खेलते रहते हैं, तो क्या इससे उनकी याददाश्त पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली इम्प्रूविंग चीज़ें हैं ये। आप हेल्दी लाइफस्टाइल कह सकते हैं। ओल्ड एज में अगर आप एंगेज रहेंगे इन एक्टिविटीज़ में तो आपको कहीं ना कहीं जो भी डिमेंशिया होने वाला था आपको 2-4-5 साल बाद में होगा, या जो उसकी प्रोग्रेस है बहुत धीमी होगी। और इन्वॉल्वमेंट होने से आपका जो कॉग्निटिव एरिया है वो बढ़ा हुआ रहेगा, कॉग्निटिव एनहांसर के रूप में काम करेगा वो, क्योंकि आप के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लूडो खेलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पजल खेलते हैं, तो उससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो ये अपनाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। जी। अच्छा डॉक्टर गजानन, जैसे कि इनकी उम्र बता रहे हैं 62 वर्ष, अगर हम बात करें बाकी अपने दूसरे जो बुजुर्ग जन हैं अपने, तो होता है कि 60 साल के बाद से लोग मान लेते हैं कि रिटायर हो गए, तो वो काम करना भी बंद कर देते हैं, घूमना टहलना भी बंद कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस उम्र में ज़्यादा व्यस्त रहना चाहिए, तो उनको क्या सलाह देते हैं, कैसे व्यस्त रहें? बिल्कुल, अमूमन जैसे 60 साल या 62 साल की उम्र में समझते हैं भाई रिटायर हो गए, वो जॉब से रिटायर हुए हैं भाई, अपना उनका बॉडी तो वही है, बॉडी थोड़ी रिटायर हुई है, सरकार का एक नियम है उसने उनको रिटायर किया है। और वो ठीक भी है कि भाई आगे आपको अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभानी है, अपना रोल है वो निभाना है। क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे पहले, उन्होंने पूरी ओवर द एज उन्होंने एक डेवलपमेंट दिया था कि डेवलपमेंट रुकता नहीं है, हर एज के बाद डेवलपमेंट आप आगे होते हैं, आपका योगदान बढ़ता है। आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें जी। आने वाली पीढ़ी को, समाज को, जो आपने अब तक जो सीखा है किया है, अपने एक्सपीरियंस उनको साझा करें ताकि उनका जीवन अच्छा बना सके। क्योंकि इंसान होने के नाते आप एक सोशल प्राणी हैं। सोशल प्राणी का मतलब ये होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस से दूसरों को बेनिफिट हो। तो जो दूसरों को बेनिफिट होगा तो आपको तो स्वतः ही बेनिफिट होगा जी। तो इसमें यही होता है कि जो लास्ट जो आज एज है 60 साल की बात की, वो ये कहते हैं कि जो ईगो इंटीग्रेशन मतलब आपने जो कुछ लिया है वो दो और उसको एंजॉय करो। और अगर वो नहीं करो तो आप डेस्परेट में चले जाओगे, आप अकेले रह के परेशान ज़्यादा होगे। तो एक्टिव रहने का मतलब ये होता है कि आप अब समाज के लिए करो जी, वो अपने आप अपने लिए स्वतः ही हो जाएगा जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनका कहना है कि मैं OCD का मरीज हूँ। दिसंबर 2017 में पहली बार इसका पता चला था। मैं 1-2 महीने तक इलाज लेने के बाद छोड़ दिया। उस समय मुझे कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन दिसंबर 2020 में मुझे दोबारा से समस्या शुरू हो गई। तभी से मैं एलोपैथी का इलाज ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा जानना चाह रहे हैं बीमारी के बारे में। दूसरा ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद का इलाज ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, मतलब अनचाहे विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसमें इंसान को पता होता है कि भाई मुझे ये जो विचार आ रहे हैं ये गलत है, उसके बाद भी उन विचारों पे काम करता है वो। उसको बार बार एक काम करना, जैसे किसी को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, उसको मालूम है कि हाथ गंदे नहीं है, फिर वो धोएगा। वो धोने के बाद वो संतुष्ट नहीं, फिर दोबारा धोएगा, फिर तीसरी बार धोएगा। ऐसे अन्य कई प्रकार की एक्टिविटी जो बार बार करता है वो जी। तो ये रोग के लक्षण है OCD के। OCD का अपन बात करें तो इसका निदान कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को दिखा के किस लेवल पे, किस स्तर का OCD है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। एक वाइबॉक्स टेस्ट होता है, वो उसके अपन सीवियरिटी निकाल सकते हैं। इसका जो इलाज है वो इलाज 2 तरह से होता है, दवाइयाँ साथ में होता है अपना एक CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम में अपन देखते हैं कि इसमें अगर देखा गया कि रिसर्च आधार पे कि OCD में क्या दिखता है। OCD में होता है कि जो अपना ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है जी, उसमें 5-HT मतलब सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो डेफिशिएंसी के लिए तो हमको टैबलेट इलाज लेनी पड़ेगी। हाँ, उसके साथ साथ जो बिहेवियर प्रॉब्लम होगी उसके लिए आपको CBT करनी पड़ेगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉम्बिनेशन दवाई प्लस CBT ये प्रॉपर इलाज होता है। ये अगर लगातार लेंगे तो दवाई धीरे धीरे कम हो जाती है और CBT रह जाएगी। तो दवाई अगर मान लो बंद भी नहीं हो तो बहुत कम स्तर पे आ जाएगी। एक लंबे टाइम लेने के बाद और CBT अपना लोगे तो दवाई वो बंद हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि दवाई बंद नहीं हो सकती है, बशर्ते कि आप उसके लिए दृढ़ निश्चय हो कि मुझे इस बीमारी से ठीक होना है। CBT को अपनाएं। साथ में आप बात करेंगे आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का हमारा थोड़ा सब्जेक्ट समझ में अलग बाहर है कि आयुर्वेद ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनमें भी कुछ इलाज हो सकता है या होगा। तो वो भी वहाँ पे अगर अवेलेबल है तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक है, इनका कहना है कि मेरे बेटे की उम्र 8 साल है। 1.5 साल की उम्र में उसकी पीठ में मतलब कोई इंसिडेंट हो गया था, पीठ जल गई थी। जलने के निशान और जो जला हुआ हिस्सा है वो तो अब सही हो गया, लेकिन उनको लगता है कि कहीं उनका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है। अब वो क्योंकि वो उनको लगता है कि बच्चा देरी से समझता है, चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद्दी हो गया है। तो अब उनका जानना है कि वो क्या उनका वहम है या फिर ऐसी कोई जांच है जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस तरह के बच्चों में कोई समस्या तो नहीं है। आशीष जी कोटा से जी।
1.5 साल की उम्र में जला था तो डेफिनेटली उस पर ट्रॉमा तो रहा होगा, और जब उसको जलन का जो निशान है वो कहीं ना कहीं दिमाग में उसको रहता होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ों से अलग करता है, तो एक स्ट्रेसर था उसकी लाइफ में। अब 8 साल की उम्र है और वो चिड़चिड़ा रहता है और परेशान रहता है, और इंटेलेक्चुअल लेवल कह सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि सब समझता देरी से है, तो इसके लिए एक छोटा सा IQ टेस्ट करा सकते हैं जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट कर देगा। अगर IQ ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ ठीक हो जाती है, बट एक बार साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि हल्का हल्का मूड डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चों में, जैसे डिस्फोरिया होता है, गुस्सा करना, ये चीज़ व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। बट तो उसकी जो घटना हुई थी उस घटना को एज ए एक्सेप्ट करें, पूरी फैमिली एक्सेप्ट करे, कोई बड़ी बात नहीं है, जब हुई थी तब हुई थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अधिकतर मानसिक रोगों में जो पहले की घटनाएं होती है उन्हीं को आगे जाके वो स्ट्रेस में ले लेता है, तो बच्चा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो जो घटना हो गई, जल गया, वो बात पहले की थी, अब उसको पूरा परिवार स्वीकार करें कि जो हो जाता है, हादसे जिंदगी में हो जाते हैं, उसको जो हो गए उस टाइम हुए थे, अब उसका इम्पैक्ट उस पर बच्चे पे नहीं पड़ने थे जी। तो परिवार का उसमें महत्वपूर्ण रोल है, बच्चों को जो उसका डेवलपमेंट में जो चीज़ चाहिए वो दें उसको, उसके साथ समय बिताएं परिवार, और उसको व्यस्त रखें, और कुछ ज़रूरत लगे तो साइकियाट्रिस्ट संपर्क कर सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर गजानंद, आप ये बताएं कि जैसे कि छोटे बच्चों में कहा जाता है मानसिक रोग, तो अभी अपने देश में बात करें कि मानसिक रोगों से जुड़े जो जागरूकता है वो बहुत कम है, तो गांव में लोग समझ नहीं पाते हैं कि मानसिक रोग क्या है। तो अगर किसी बच्चे में किस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे कि हाँ ये मानसिक रोग के डॉक्टर से दिखाना चाहिए? देखिए, बच्चों में जो मुख्यतः अपने देश में या अपन रूरल एरिया से बात करें तो मुख्यतः जो समस्या आती है वो IQ लेवल की है, कि उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि कम होती है, माँ बाप उसको इग्नोर करते रहते हैं। वो जब पता लगता है कि जब बच्चा 10, 11, 12 साल का हो गया, सब तो कुछ नहीं समझ रहा, तब वो उसको लेके आते हैं। अगर जल्दी इसको पहचान ले कि भाई बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं कर रहा है, उसका डेवलपमेंट समय के अनुसार नहीं है, कि माइलस्टोन डेवलप नहीं हुए, कि भाई टाइम पे जो उठना बैठना है, उसका बोलना है, चलना है, वो अगर देरी से है तो ये लक्षण पहचानने चाहिए, और पहचानने के बाद उसका एक तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाई इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं रहा, भाई बोल नहीं रहा या लेट बोल रहा है, तो एक बार संबंधित जो भी अवेलेबल हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दिखाएं, आशा ANM रहती है गाँव में, या जो डॉक्टर साहब होते हैं मनोचिकित्सा चिकित्सा अधिकारी भी इसमें सम्मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चे में प्रॉब्लम, तो वो रेफ़र कर सकते हैं आगे जी। तो उसकी आने वाली लाइफ को अपन बहुत बेहतर बना सकते हैं, अगर अर्ली इंटरवेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये तो एक IQ को लेकर है। दूसरी बात, बच्चों में जो आजकल देखने को मिलता है कि मोबाइल को लेकर काफ़ी बच्चों में प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि आजकल माँ बाप बिजी है, चाहे गांव में चाहे शहर में, वो बच्चों को कुछ ना कुछ आपने बचाव के लिए मोबाइल दे देते हैं और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। बच्चा फिर मोबाइल के लिए एक तरह से उसकी आदत बन जाती है कि उसको बिना मोबाइल न खाना खा पाता है, न कुछ रह पाता है, तो उसको मोबाइल चाहिए होता है। तो उस मोबाइल में चीज़ें देख देख के मतलब उसका ये है कि उसका एक सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है जी। तो जैसे मोबाइल से दूर करें तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, चीज़ों को जो एहसास होता है, महसूस होता है, वो महसूस नहीं करता जी। वो खाना खा रहा है तो उसको टेस्ट महसूस नहीं है, वो और चीज़ को देखता नहीं है, तो उसको एक चीज़ दिखती है, भाई स्क्रीन दिखती है। तो स्क्रीन के अलावा वो चीज़ों के से उसका जो अवेयरनेस होना चाहिए डेवलपमेंट के दौरान, जो चीज़ों का एक्सपोजर होना चाहिए, वो नेचुरल एक्सपोजर नहीं होता, वो केवल वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है। तो वो बहुत सारे बीमारियों का कारण है। तो माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, एक बड़ा कारण हो सकता है जी। उसके बावजूद अगर बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, सोता नहीं है, बिना बात इरिटेट रहता है, तो एक बार मूड डिसऑर्डर के लिए उसको स्क्रीन किया जा सकता है। समय पे इलाज भी उसका लेना सुनिश्चित करें जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि जो बच्चों में मोबाइल के लिए जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, इससे काफ़ी समस्या गंभीर हो गई है। और अभी हम डॉक्टर साहब से मिले थे तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक मरीज, मतलब वो बच्ची थी जिसकी उम्र 3 साल है, जिसकी पोटी मतलब बिना मोबाइल देखे नहीं उतर रही थी। तब ये काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या हो रही है। तो पेरेंट्स कृपया इनका ध्यान रखें। बिल्कुल, कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एडिक्ट हो जाता है जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनका ने, मेरे बेटे की उम्र 12 वर्ष है, जब वो 20 दिन का था तब उसे तान जैसे शायद दौरे की बात, तान आई थी। फिर वो 6 महीने का था तब वो दोबारा, फिर लगभग 2-4 साल के बीच में ऐसे दौरे आ जाते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से दौरे नहीं आए। लेकिन अब वो हाइपर ज़्यादा हो गया है, इधर उधर दौड़ता है, एक जगह नहीं बैठता, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, ये सब हरकतें करता है, कभी बोलता भी नहीं है। लेकिन सुनता, वो बोलता नहीं है लेकिन सुनता है साफ है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका इलाज क्या हो सकता है। सुरेश जी हैं भोपाल से।
देखिए, ताड़ या मिर्गी का दौरा या सीजर डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम होता है। उनके इसके अकॉर्डिंग जांच करा के देखना होगा कि भाई अंदर क्या कारण है, उसके दौरे का कारण क्या है। पहले कारण पता लगा के उसका समुचित इलाज करना पड़ेगा। भाई दौरा क्यों आया है, बचपन में आया तो हो सकता है बुखार की वजह से आया हो, लेकिन पिछले साल तक दौरा आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, ऑर्गेनिक इश्यू हो। तो एक जाँच कराएँ, प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट संपर्क करें। और जाँच में नहीं आता तो भी रिकमेंड किया जाता है कि दौरे की दवाई कम से कम 3 साल चलनी चाहिए। 3 साल के बाद धीरे धीरे कम होकर बंद होती है जी। इसके साथ अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम रहती है तो उसका इलाज अपन कर सकते हैं साइकेट्रिस्ट को दिखा के एक बार। उसको दवाई के साथ, दौरे की दवाई के साथ साथ वो दवाई भी चल सकती है। तो हो सकता है कोई ऑर्गेनिक इशू तो पहले न्यूरोलॉजिस्ट संपर्क करें, और कोई जांच में कुछ नहीं आए तो साइकेट्रिस्ट से भी संपर्क करें। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक इनका कहना है कि मैं 12वीं का छात्र हूँ। जब मैं 9वीं में पढ़ता था तब से मुझे सिर दर्द की समस्या रहती है। 2-3 चिकित्सक को दिखा चुका हूँ। अब मैं 1 साल से जोधपुर के एक न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज ले रहा हूँ। जब तक दवा लेता हूँ दर्द से आराम मिलता है, लेकिन दवा छोड़ने से सिर दर्द, नसों में दर्द और शरीर में कंपन होने लगती है। मेरी उम्र 16 वर्ष है, इनका कहना है, और ये दवाइयों से छुटकारा चाह रहे हैं कि कैसे, और साथ में मन शांत कैसे रहें उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो बताया सिर दर्द के साथ में कंपन और नसों में दर्द, इस तरह की चीज़ें बताई है। तो कंपन एक एंजाइटी के सिम्टम होते हैं। अगर सिर दर्द एंजाइटी के सिम्टम्स के साथ में तो डेफिनेटली कोई साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है उसका। कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो उसको परेशान करती है, क्योंकि ज़्यादातर हेडेक होता है वो उसका पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस या तनाव या हो सकता है डिप्रेशन भी हो। तो इसके लिए पहले आप स्क्रीन करें खुद को, अपने आप को देखें कि भाई कोई किस कब होता है, तब डॉक्टर को आप अच्छे हिस्ट्री दे पाएंगे कि इससे किससे संबंध है। मान लो धूप में निकलते हैं, या कोई बात हो जाती है, घर में कोई झगड़ा हो गया, या आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, या आगे से कोई तनाव आ गया, तब दर्द होता है, या इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसके साथ एंजाइटी के लक्षण भी जुड़े हों तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है। तो आप नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट संपर्क करें। उसका इलाज दवाई के साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी लें। हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो कॉन्फ्लिक्ट हो, आप परेशान कर रही हो आपको, तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड किया जा सके और आप इससे मुक्ति पा सकें। जी, अच्छा सर, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं या फिर एक ही हैं? देखिए सर, स्ट्रेस के बिना तो अपनी लाइफ नहीं है पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रेस अगर कोई भी काम है तो काम का जो काम करने के लिए जो ललक है वो भी स्ट्रेस की वजह से होती है। क्योंकि काम होगा तो काम के अकॉर्डिंग हम उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, तो वो यूज स्ट्रेस होता है। और काम आ गया, काम को देख के अपने दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रेस होगा। तो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नॉर्मल, और स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। बट एंजाइटी स्ट्रेस का एक लक्षण हो सकता है, एक हद तक नॉर्मल है, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो हल्के एंजाइटी के सिम्टम आएंगे, उससे हम काम के लिए मोटिवेट होंगे। बट वो अगर एक हद पार कर देती है, उससे अगर हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है, हम सोशली, ऑक्यूपेशनली और जिस सिचुएशन में बैठे हैं वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और इसका एक इलाज लेना चाहिए, प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। और इसके लिए एक मिथ है, उसको तोड़ना चाहिए कि भाई जो मानसिक रोग की दवाइयाँ ज़्यादा लंबी चलती है या कभी छूटती नहीं है, तो इसके लिए ये इतना ही है कि जैसे और बीमारियाँ हैं वैसे एंजाइटी, डिप्रेशन भी बीमारियाँ हैं, तो इसका समुचित इलाज लेके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक है, इनका कहना है कि मैं 12वीं का छात्र हूँ और बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ गई है, लेकिन परिवार में आपसी झगड़ों से मैं परेशान रहता हूँ। रोज़ की लड़ाई से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे अजीब सी घबराहट होती है, मुझे उचित सलाह दीजिए। जी, देखिए 10वीं और 12वीं की जो अपने जो है यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, और साथ साथ दूसरे भी जिस एज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में अपने कैरियर बिल्डिंग का टाइम होता है। तो यहाँ एग्ज़ाम का दौर होता है, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। तो हमको इस दौरान जो समस्याएं हैं उनको छोड़ के जो अपना टारगेट है उस पर फोकस करना चाहिए। फोकस, जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को भूत नहीं समझना चाहिए। एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये रूटीन चीज़ है। आपने जो साल भर पढ़ाई की है उसका मूल्यांकन है। ये मत सोचो कि मेरे एग्जाम में रिजल्ट कितने आएंगे, कितना परसेंटेज आएंगे। ये मत सोचो कि भाई घर में पापा का क्या एक्सपेक्टेशन है, मम्मी क्या एक्सपेक्टेशन है, या बराबर वाले ताऊ जी के बच्चे कितने परसेंटेज बन गई थी या उनके बन गई थी। तो ये जो चीज़ें अपन अपना लेते हैं, अपने देख लेते हैं, इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, इनको छोड़ के हमको ये देखना है कि ये हमारी सीखने की उम्र है। हमें पूरा साल पढ़ाई किया है, अब उसका जस्ट मूल्यांकन है, तो हमको उसको रिवाइज करना होता है, रिपीट करना होता है, याद करना होता है। और कभी भी हमें नहीं समझे कि हमने एक बार पढ़ाई कर ली और वो याद हो जाएगी। रिपीटेडली मतलब ही लर्निंग का ये होता है कि आप बार बार अभ्यास करोगे और आप सीख जाओगे। तो आपको अभ्यास करना है। परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले जो तैयारी करते हैं उसमें आप एक टाइम टेबल बनाए, भाई आप एक बार कोर्स कर देंगे, फिर दूसरी बार पढ़ लेंगे, और जब पढ़ें तो अपना ध्यान वहीं केंद्रित रखें। ये नहीं कि आप पढ़ाई तो कुछ कर रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहे हैं,
घर में प्रॉब्लम देखो, ये अपन नहीं कह सकते कि भाई कोई आइडियल चीज़ है। हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, माँ बाप की होती है, पड़ोस की होती है, इनकी होती है। लेकिन अब आप इस एज में आ गए हैं कि आप समझदार हैं, क्योंकि अब एडल्टेंस एज ऐसी नहीं होती कि आप बिल्कुल ना समझ बच्चे हैं, आप समझते हैं सब चीज़ें। आपको फोकस खुद को करना पड़ेगा कि भाई मुझे, मेरा टारगेट ये है और मेरे पढ़ाई में मुझे सीखना है। उसको लोड भी नहीं लेना कि मुझे भी 30% बनानी है या उसका आगे जाना है या उससे कम्पीट करना है। अपने आप से कंपटीशन करना है कि मैंने कल तक ये सीखा था, आज मुझे आगे मेरा दायरा बढ़ाना है जी। उससे फोकस रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाएंगे, अच्छी चीज़ें आपकी होगी, बशर्ते आप अपना फोकस वहाँ रखेंगे जी। दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई डेफिनेटली बच्चा समझदार है, लेकिन फिर भी आपका जिम्मेदारी बनती है, अगर बच्चे के एग्जाम है तो आप अपने जो रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं, कोई झगड़े हैं, इनको थोड़ा कम कर दें। समझ, ध्यान रखें भाई अपने घर में बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है या बेटी है पढ़ाई कर रही है, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि भाई अपने उसकी जो लाइफ जो बनेगी इन्हीं दिनों बनेगी। तो इस समय आप अपना संयम रखें, रिश्तों में मिठास लाएँ और बच्चे से बात करते रहें जी। स्टूडेंट से भी कहूँगा कि वो पेरेंट्स से ज़रूर बात करें, झगड़े हो तो भी बात करते रहें, अपने आप को अलग नहीं करें भाई कोई मतलब नहीं मुझे, क्योंकि वो चीज़ आपको स्ट्रेस बस्टर काम करेगी। आपने दिन घंटा पढ़ाई कर ली और 15 मिनट अगर घर में मम्मी से पापा से बात कर ली तो वो आपके लिए एक एनर्जी गिविंग एक्टिविटी होगी, तो वो आप जुड़े रहें, दूर नहीं जी। अच्छा डॉक्टर गजानन सर, जैसे कि आपने कहा कि फोकस करें और मन को शांत रखें, ये दो बातें हर कोई अपने बच्चों से कहता है, टीचर भी ये बात कहता है, लेकिन अब बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हम फोकस कैसे करें, मन को शांत कैसे करें। फोकस का मतलब ये है कि भाई आपका टारगेट ये एक चैप्टर होना चाहिए। भाई आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर को, मुझे चैप्टर में से ये 3 बातें आज मेरे को पढ़नी है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। फोकस मतलब ये होना चाहिए कि मुझे एग्जाम पे फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक को प्रेजेंट में, आप जिस प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, जो पन्ना आपके सामने पढ़ रहे हो, वहाँ प्रेजेंट रहना आपको, वो फोकस होता है। भाई आपकी प्रेजेंस वहाँ होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंस ये नहीं होनी चाहिए कि बाद में रिजल्ट में क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था, क्योंकि प्रेजेंट रहेगी वही फोकस, उसी को फोकस कहेंगे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। वो फोकस के लिए आपको एक हल्की फुल्की जो अपना एक्सरसाइज कहते हैं माइंडफुलनेस, वो अपनाएं। उसके लिए सुबह वही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह आपको करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हैवी खाना रात को नहीं खाना चाहिए। तो डाइट और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज ये आप ज़रूर अपनाएं। तो हम स्टूडेंट से भी कहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, तनाव मत कीजिए, तनाव करने से उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। साथ में अच्छी डाइट लीजिए, अपने रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो आपके शौक़ हैं उसको भी कीजिए, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो दर्शक हैं इनका कहना है कि मैं पिछले 8 वर्षों से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन पिछले 7-8 महीने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले हम दोनों के बीच कुछ होता था तो आपस में निपटारा कर लेते थे, लेकिन अब वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। छोटी से छोटी बात पे बड़ी बहस हो जाती है। मैं अपने आप को थोड़ी दूर रख के भी देख लिया, लेकिन मुझे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, और मैं पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब इससे बाहर निकलने के लिए वो सलाह चाह रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप को आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके साथ मेंटेन करें। हाँ, आप थोड़ा खुला छोड़ें, आप भी फ्री रहें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप एक पोस्टपोन का ऑप्शन होता है कि हम अभी जो निर्णय पे नहीं पहुँचे, जजमेंटल नहीं बने, खुला छोड़ें उनको भी, आप भी खुला रहें। आपका जो टारगेट उस पर फोकस करें, जो अपना कैरियर उस पर फोकस करें, उसको भी अपनी जो कुछ जिज्ञासा है या जो वो कुछ करना चाहते हैं करने दें। अगर आपके प्रति आपका लगाव रहेगा तो डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, और आपको लग रहा है कि आगे 8 साल से आप रिलेशनशिप में हैं, अगर फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस मैटर में। कोई दोस्त को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो आपको अच्छी राय दे सकते हैं। उनकी फैमिली के साथ आप बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ जीवन गुजार सकते हैं, तो उसको आप नया मोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं अब बात नहीं बनेगी, तो आप इस पर इसको छोड़ के दूसरे मोड़ पे भी जा सकते हैं। कि ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप में ओपन होना चाहिए कि भाई हमने चाहा, वो नहीं मान रही, भाई आपने कोई बात कही तो इक्वल चांस है माने नहीं माने। माने तो ठीक, नहीं माने तो आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी बात कहते हैं तो इसकी हमेशा ये रहना चाहिए, हमने कोई बात कही तो ये मानी जाएगी और नहीं भी मानी जाएगी, इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो इसके साथ अपना जीवन रखें, रिलेशनशिप को मेंटेन करें, जैसा भी हो सब समय के साथ मालूम पड़ेगा जी। अच्छा सर, जैसे कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, मान लीजिए रिलेशनशिप में रहा, ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप होने के बाद से लोग एकदम मूड ऑफ हो जाता है, उदास रहते हैं। ये कंडीशन में क्या होता है और किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए अगर ब्रेकअप किसी का हो जाता है तो?
एक्चुअली जैसे ब्रेकअप ये नया वर्ड आ गया, ये लोगों इसका काफ़ी यूज़ करने लगे। एक्चुअली अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आज आपकी दोस्ती है, आज किसी और से दोस्ती हो जाती है तो वो आपकी टूट थोड़ी गई। आप जानते तो आपने समय जो व्यतीत किया है, उनके साथ जो समय रहते हैं आपने एंजॉय किया था, वो सब चीज़ें आपकी यादें हैं। उन यादों के सारे आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं और बिल्कुल दुश्मनी नहीं होनी भाई। अगर ब्रेकअप हो गया तो उसको दुश्मन थोड़ी बन जाता है वो। आप जानते हो उसको, आप कभी भी अगर उसको आपकी लाइफ में जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हो। तो कभी ब्रेकअप जैसी किसी को जो शब्द है, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आज की तारीख में इसका कोई औचित्य है जी। फिर भी सावधानियां इसमें क्या रखनी चाहिए? मतलब आपने जैसे बताया सावधानी का आमतौर पे हम कह तो जरूर देते हैं कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मतलब दोस्ती बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। देखिए, इसमें ये कि आपको जो पिछला समय जो आपने समय साथ व्यतीत किया था, उसके साथ उस जो आने वाला समय को ख़राब नहीं करें। इतना सही है कि आपने 3 साल 8 साल अगर साथ रहे किसी के, तो उसमें कई अच्छी यादें भी थी, कई खट्टे मीठे पल भी थे। उन पलों के सारे आप अपने रिश्ते को, जो दरार पड़ी है उस दरार में आज अपनी ज़िंदगी में नहीं है वो, बट उन यादों के सारे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये रख सकते हैं भाई, कभी उनको ज़रूरत पड़े या कभी हमको ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे हिचकिचाए नहीं। अगर पॉसिबल हो तो बात कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो हेल्प ले सकते हैं, और पॉसिबल नहीं है तो भी कर सकते हैं यार उस टाइम हमने साथ थे तो ये चीज़ हुई थी, तो उसको भी पॉजिटिव लें। लाइफ में ऑप्शन खुले रखें। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर में अब समय हो चुका है शो को ख़त्म करने का, क्योंकि एक समय की एक अपनी मर्यादा है। हमारे शो को समय हो चुका है। हम आज के अपने जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गजानंद वर्मा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रीशियस समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हेलो डॉक्टर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरी बीमारी पे, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ चर्चा करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।